मुल्क भर में दानिशवरान फ़िक्रमंद हैं कि मुल्क के हालात साजगार नहीं हैं, खुशगवार नहीं हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म से कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के ज़िम्मेदार नदीम ख़ान हमारे साथ हैं, जो दिल्ली से कर्नाटका के दौरे पर हैं। नदीम ख़ान साहब, आपका इस्तकबाल है कर्नाटका में, बेंगलोर में। क्या मकसद है आपके यहाँ पर आने का, और मुल्क में जो हालात चल रहे हैं इन्हें कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। बेंगलोर में कुछ प्रोग्राम्स थे जिसके तहत आना हुआ, और आप ख़ुद मीडिया से हैं, आपको अंदाज़ा है मीडिया के लोगों को कि पूरे मुल्क के हालात किस तरह से हैं। कभी कल त्रिपुरा था, उसके पहले आसाम था, उसके पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज में अल्ताफ़ था, बीच में अमरावती आ गया, तो ये, और उसके पहले कलीम सिद्दीकी साहब थे, फिर उमर गौतम साहब थे। तो लगातार ये जो भाजपा शासित राज्यों में, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में, या बल्कि ये कहा जाए कि भाजपा जहाँ जहाँ पे राज कर रही है, उनके चीफ मिनिस्टर में आपस में कंपटीशन चल रहा है कि वो मुसलमानों में कौन कितना मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, कितना मुसलमानों को सताएगा, और किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एट्रोसिटीज़ करी जाएंगी। तो यही सब बातचीत थी कि इस सोसाइटी में क्या लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। इन्हीं कुछ बातचीत को यहाँ पे रखा गया और कुछ आइडियाज़ शेयर किए गए। फिर ख़ासकर हम देखते हैं कि त्रिपुरा के ताल्लुक़ से बताया जाता है कि जिस तरह जो है सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था त्रिपुरा हाई कोर्ट ने, और उसके बाद रिसेंटली चंद दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट आती है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मसाजिद पर हमले नहीं हुए, कत्ल नहीं हुआ। तो ये अलग अलग से बयानात, या फिर त्रिपुरा हाई कोर्ट का स्टेटमेंट और MHA का स्टेटमेंट। देखिए, जब त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का आप नाम याद करेंगे तो आपको बिप्लब देब का नाम याद आएगा। बिप्लब देब के नाम याद आते ही आपको उनके स्टेटमेंट पुराने और उनके गैर संजीदा चीज़ें आपको याद आएंगी। और हम सबको मालूम है कि त्रिपुरा में इलेक्शन भी होने वाला है, तो जब यहीं पे इलेक्शन हो और सरकार डेवलपमेंट ना कर सके तो उसके सामने यही सारी चीज़ें होती हैं। बांग्लादेश के नाम पर जो है वो त्रिपुरा में वायलेंस किया गया, तमाम मस्जिदों को शहीद किया गया, सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और यहाँ तक कि हुआ कि त्रिपुरा के हाई कोर्ट को सुओ मोटो पे एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद भी त्रिपुरा पुलिस कह रही कि त्रिपुरा में कुछ नहीं हुआ। आज हम सबको मालूम है कि त्रिपुरा में लेफ़्ट के एक सांसद ने आवाज़ उठाई कि पुलिस जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है और इस तरह करना नहीं चाहिए। तो ये दिखा रहा है। और उसके बाद फिर जो 4 वकील जो है वहाँ की फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे, उनके खिलाफ UAPA के तहत नोटिस दी गई। फिर 102 लोगों के खिलाफ एक नोटिस भेजी गई UAPA के तहत। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रहा है कि पहले हम लोगों की पिटाई करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, और फिर अगर कोई उसके बारे में चर्चा करेगा, बात करेगा, आवाज़ उठाएगा, तो हम उसके खिलाफ भी केस कर देंगे। तो ये शूट द मैसेंजर की पॉलिसी जो है वो भाजपा शासित राज्यों में चल रही है, और इसी का हम लोग पुरजोर अंदाज में विरोध कर रहे हैं। और यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि जिस तरह से सुओ मोटो एक्शन लेने के बाद ये FIRें करी जा रही हैं, तो इससे लगता है कि त्रिपुरा सरकार को त्रिपुरा हाई कोर्ट की भी परवाह नहीं है। सर, अभी जो है हम देखते हैं कि पूरे मुल्क भर में कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनको हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जा रहा है। और अब सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हाल ही में दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई कि 300 से ज़ायद चर्चेस पर हमले हुए हैं। इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो रिपोर्ट यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम APCR ने जॉइंटली लॉन्च करी थी। तो ये हमले सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हमले हर उनके ख़िलाफ़ हैं जो उनके एजेंडा के सामने आते हैं। वो माइनॉरिटीज़ पे होंगे, मुसलमानों पर होंगे, ईसाइयों पर होंगे, दलितों पर होंगे और आदिवासियों पर होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईसाइयों पर 23 हमले सिर्फ 1 महीने में हुए। जिस उत्तराखंड में उनकी भाजपा की सरकार है, वहाँ 4 हमले एक साथ एक दिन हुए। रुड़की में जिस चर्च में मैं देखने गया था, वहाँ पर हमला किया गया और बाकायदा धमकी दी गई, लोगों की पिटाइयाँ करी गई। तो इस तरह जो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का फासिज्म है, उसका पूरा प्रैक्टिकल हमारे सामने भाजपा शासित राज्यों में दिखाई पड़ता है। सर, CAA NRC की बात करते हैं, NPR की बात करते हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले दिनों में, बल्कि चंद महीनों में इसको दोबारा शुरू किया जाना है। इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की तरफ मरकज़ी हुकूमत बढ़ रही है। तो इस सिलसिले में, चूँकि आप दिल्ली से हैं, शाहीन बाग मूवमेंट से जुड़े रहे,
कैसे देखते हैं CAA NRC NPR के हालात को, और इस सिलसिले में क्या सोल्यूशन है आप? देखिए, CAA NRC NPR का आंदोलन पहले से शुरू हुआ था, वो आज भी जारी है। कोविड की वजह से हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे। उस टाइम भी NPR को हमने लागू नहीं होने दिया था और इस बार भी हम NPR को लागू नहीं होने देंगे और CAA के खिलाफ जो हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम घरों को वापस गए थे। अब कोविड प्रोटोकॉल्स ख़त्म होंगे तो हम दोबारा सड़कों पर आएंगे, दोबारा आंदोलन को चालू रखेंगे। सर, आखिरी सवाल कि अब ये जो हालात बने हैं जिनके सिलसिले में एक फ़िक्र के साथ आप मुल्क भर का दौरा कर रहे हैं, आज बेंगलोर में हैं, तो इन हालात के सिलसिले में आपकी जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, क्या सल्यूशन है आपके पास कि इन हालात को बेहतर किया जा सके, वायलेंस को ख़त्म किया जा सके या वायलेंस पर रोक लगाई जा सके? या देखिए, सलूशन देने का काम सरकारों का है, एक्टिविस्ट का काम आवाज़ उठाने का है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी केस में हम लोग उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट कमीशन जा रहे हैं, कोर्ट पे जा रहे हैं। और जब संविधान ने हमको ये ताकत दी है कि जब सरकारें न्याय न करें और अन्याय करें तो आपके पास में दूसरा रास्ता कोर्ट का है, तो कोर्ट के रास्ते में जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कोर्ट के रास्ते में शायद थोड़ी देर लगे लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के ज़िम्मेदार नदीम खान से। उनका कहना है कि मुल्क भर में जो हालात बने हुए हैं, उन हालात को बेहतर करने के सिलसिले में आवाम में बेदारी लाने की ज़रूरत है और उनका कहना है कि रेसिस्टेंस एक अहम हल है जो लोगों को अपनाना चाहिए। और उसके अलावा वो अदलिया का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं लगातार कि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।